बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है असनात मलिक साहब। इनके सामने मौजूदा जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, इनके सामने 3 से 4 आम सवालात रखेंगे, इनसे पूछेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे इनसे। एक तो इसी हफ्ते मखसूस जिसों के हवाले से असनात मलिक साहब केस लग रहा है आईनी बेंच के सामने, जिसमें बाज़ाहिर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने नोट लिखा था और उस नोट में उन्होंने बेंच की तश्कील पर भी सवालात उठाए थे और बेंच की तश्कील अब मतनाज़ा हो गई है, इस पर बात करेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस सियाटी वाला मामला है, तबादले वाला, वो भी आईनी बेंच के सामने लगा हुआ है, उसके भी समाअत होने जा रही है। और सबसे बढ़कर आपके सामने ये रखेंगे कि असरात मलिक साहब, ये जो अभी जंग बंदी हुई है और ये कहा जा रहा है, आज ख्वाजा साहब की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि हम मज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें सिंध तास माहिदा जम्मू कश्मीर के हवाले से ये बातें भी है। और फिर एक और आज कॉलम भी लिखा गया सोहेल वराज की तरफ से ये कि इमरान खान साहब के हवाले से कि मकबूलियत से कबूलियत का सफ़र शुरू हो चुका है। चले वो मैं आपसे आखिर में डिस्कस करूँगा। ये बताइए कि मखसूस जिस्तों के हवाले से पहले हम मेरा ख्याल है कि जो इंडो पाकिस्तान, ठीक, इंडो पाकिस्तान के जो मामला, उस पर क्या कहेंगे आप, उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखें राय साहब, जहरी बात है आपकी, तो इस मामले में जहरी बात है, इमोशनल अटैचमेंट है जी, क्योंकि आपका तलक भी आज़ाद कश्मीर से है। कोटली पे हमला हुआ, वो आपके घर सबसे ज्यादा कैजुअल्टी कोटली में हुई, जो आदाद शुमार आए, और कोटली में मेरा ख्याल है कि आपके घर से वो 15 किलोमीटर दूर। जी बिल्कुल, मेरे घर से ही कोटली शहर से वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो 15 किलोमीटर है। जो मेरा इलाका है, मेरा गांव है आबाई गांव, वहाँ से अगर आप पैदल सफ़र करें तो आप आधे घंटे में मलिक साहब कंट्रोल लाइन के ऊपर पहुँच जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इस हंगाम में, जो जंगी हंगाम हुआ, सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी जो है वो कोटली के अंदर, जो आदाद शुमार गवर्नमेंट की तरफ से जारी। और देखिए ना कितनी अफसोसनाक है मस्जिद जी, ये आप क्रेडिट दें कि पाकिस्तानी जो अफवाज है उनकी तरफ ये भी एक मामला था कि जी वो जो इन्होंने एक बाबरी मस्जिद की जगह एक मंदिर बना कि वहाँ करें, अटैक करें, और कई जगह था मामला, लेकिन इन्होंने बड़ा यानी एक रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया, सिर्फ उन जगह पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तानी अफवाज ने उन पर अटैक किया जो मिलिट्री उनकी इंस्टॉलेशन, और उनमें से भी वो भी जहाँ पाकिस्तान को प्रोवोक किया जाता था और पाकिस्तान पे ड्रोन हमले हो रहे थे, पाकिस्तान पे मिसाइल हमले हो रहे थे, उन जगहों पे सिर्फ अटैक। देखें ये जो सारा मामला हुआ, इससे निकला क्या, मैं पहले ये आप एक तो बड़ा ये हुआ इशू कि जो कश्मीर इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो गया। बिल्कुल ऐसा, इससे बड़ी सक्सेस कोई नहीं है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इंडिया को लॉस हुआ कि इशू जो कश्मीर है वो एक इंटरनेशनलाइज हो गया। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि सदर ट्रंप ने कल जो ट्वीट किया, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी कश्मीर इशू का हल चाहिए। देखिए ना, आपने देखा कि मोदी ने जो इकदाम किए, प्रॉब्लम ये थी कि मोदी साहब को जनरल बाजवा ने एक फ्री हैंड उस तरह यानी एक दिया, जो या जो भी कहे, उस तरह की एक अग्रेसिव अप्रोच नहीं रखी, जिसकी वजह से ये हुआ कि वहाँ उन्होंने तब्दीलियां ले आए चीज़ें और कुछ नहीं। अब जो ये सूरत हाल हुई, इससे ये हुआ है कि इशू इंटरनेशनलाइज हुआ। कश्मीर इशू हर पूरी दुनिया में है कि यार ये कश्मीर इशू हल नहीं होगा तो ये न्यूक्लियर की तरफ मामला जाएगा, और ये न्यूक्लियर रेस और ये जो न्यूक्लियर अटैक होगा ये बहुत ही खतरनाक है पूरे खत्ते के लिए। और कल जो न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी वो ये है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि अगर ये एस्केलेट मजीद होता है तो एटम बम की तरफ मामला जा सकता है। तो ये देखें, पाकिस्तान की ओवरऑल हर मामले में सक्सेस हुई है। अब आप सवाल कर रहे हैं कि क्या इस ये जो अब इसमें देखें, हमारे लिए जो कल भी DGISPR से सवाल हुआ कि जी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने सस्पेंड की है, इस पे क्या, ओके, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि, और जो पहले जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वार तस्वर हो, इंडस वाटर ट्रीटी जो है। अब देखें, एक चीज़ जो है समझने की है, बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि जो हम देखते हैं ना कि जो सस्पेंड कर दिया मायदा, इससे फ़र्क हमें कोई पानी जिंदगी होता है ना सर, नहीं, लेकिन एक बात है ना, एक चीज़ है कि जी अब कि जी मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, हमें मसला तब बनेगा कि जो 3 दरिया आ रहे हैं पाकिस्तान, उनमें पानी का फ्लो कम होगा, वो पानी डाइवर्ट करें, फिर आप कह सकते हैं। अब ये है कि उन्होंने जो किया है बात, ठीक है, वो एक मामला इंटरनेशनल यानी उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को करने की कोशिश की है कि ताकि वो पानी को यूटिलाइज करें। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने पाकिस्तान को पिछले साल रब्ता किया
कि हम रीनेगोशिएट करना चाहते हैं जी। उसके बाद इंडिया इस पर आ नहीं रहा अच्छा था। नहीं रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। उनकी वजह ये है, उन्होंने जो रीजन बताई, उन्होंने कहा जी पॉपुलेशन बढ़ गई और क्लाइमेट चेंज है, हम रीनेगोशिएट। अब ये दोनों चैलेंजेस तो पाकिस्तान को भी सामने है। जी बिल्कुल ऐसे। फिर ये है कि जी उन्होंने कहा जी आपने डैम नहीं बनाया। भाई डैम बनाया या ना बनाया ये हमारी है, पानी आप कैसे रोक सकते। जी। फिर 8 अप्रैल को पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था, कॉरेस्पॉन्डेंस आई कि जी आप क्यों अमेंड करना चाह रहे हैं, आप क्या अमेंड करना चाह रहे हैं, पहले ये सजेस्ट करें। हम अगर टेबल पे बैठेंगे तो फिर आप एक टिकर चल जाएगा कि जी पाकिस्तान एग्री हो गया इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने में। जी। ये मामला चल रहा था। फिर 2 चीजें जो इंडिया इस इंडस वाटर ट्रीटी से बैकआउट कर रहा था, एक आर्बिट्रेशन चल रही है हेग में, वहाँ ये है कि जो इन्होंने कुछ दरिया कोई डैम बनाया, उनके डिजाइन का मामला, उसकी इंस्पेक्शन ये अलाउ नहीं कर रहे थे। इन्होंने उस ट्रिब्यूनल पे जुरिडिक्शन का ऑब्जेक्शन किया, इंडिया ने, वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई, जजमेंट रिजर्व है, अवार्ड आ सकता है अगले महीने 2 महीने बाद। और जो बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान के हक में अवार्ड आएगा। दूसरा ये मामला है कि पाकिस्तान जो इंडस वाटर ट्रीटी पे, वो ये है कि इंडिया तकरीबन इंडस वाटर ट्रीटी से पीछे इस तरह हट रहा है कि जो एक परमानेंट इंडस कमीशन है उसकी मीटिंग नहीं हो रही। डेटा शेयर होता है अमूमन कि जी पानी कितना आ रहा है, किस तरह करना है, वो भी नहीं शेयर कर रहे। एक किस्म का वो बहाना ढूंढ रहे थे इसको निकलने की, लेकिन हिंदुस्तान बहाना ढूंढ रहा था। हिंदुस्तान। लेकिन इससे अब ये वो बैकग्राउंड है। अब जो देखे ना, जो अमरीकी बीच में पड़े हैं, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान ने कहा ये एक्ट ऑफ वार, तो मेरा ख्याल है कि अब ये इंडस वाटर ट्रीटी पे बात होगी जी। और इतलात ये है कि पाकिस्तान को ये मामला भी है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का सेक्शन 9 है, उसके तहत इशू जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है कमीशन के जरिए, वहाँ भी हाईलाइट किया जाए। वो जो एक बायलैटरली इनको से बात की जाए, इंडिया से कम्युनिकेट किया जाए कि ये इस तरह नहीं कर सकते आप। और अब जो है DGMOs की जो ये मामला ये आज बताया जा रहा है कि दिन को होनी थी तो शाम को अब हो जाएगी। अब इसके बाद ये है कि इंडिया मेरा ख्याल है कि जब तक अमेरिका की तरफ से एक बाकायदा नहीं होगा ना, एक असर्ट नहीं किया जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इस पे आए इंडस वाटर ट्रीटी में वो करेगा। क्योंकि एक तो अब उनको लोकल दबाव है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जयशंकर को तो गद्दार कह दिया गया वहां पर, और जो उनके फॉरेन ऑफिस का सेक्रेटरी था, जो आप कह सकते हैं डिप्टी सेक्रेटरी था, उसने वहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये जंगबंदी के बाद, तो लोगों ने उसकी बेटी को भी उठा लिया और बेटी को उसका जो है वो उसका ट्रोलिंग कर रहे हैं। और एक और बात आपको सराद मलिक साहब, ये आपने खबर देखी होगी कि जब पहलगाम हुआ था, वहाँ एक नेवी अफसर की जो नेवी अफसर मारा गया था, उसकी बेगम वहाँ थी, लेकिन उसकी बेगम का एक BBC को उसने जब इंटरव्यू दिया तो उसने BBC को ये कहा कि ठीक है जी, मेरा खामद मारा गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये जो वार है, जो जंग है, ये मुसलमानों के खिलाफ ना हो, आम सिविलियन के खिलाफ ना हो, लेकिन जिन लोगों ने ये किया उन्हें कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए। और इंडियन मीडिया उसकी भी ट्रोलिंग कर रहा है, बड़ा वहां पर दबाव है। भारत में जो मैं देख रहा हूँ वहाँ उनके ट्विटर वगैरह पे, एक्स पे जो चीजें, एक चीज वो एडमिट कर रहे हैं कि इंटरनेशनली वो हार गए। जी जी, उनका जो मीडिया था उसने उनकी ऑडियंस को खुश करने के चक्कर में जो इंडिपेंडेंट मीडिया था उस तरफ तवज्जो, और इंडिपेंडेंट मीडिया, इंटरनेशनल जो मीडिया है, उसने एक्सपोज कर दिया इंडिया। लेकिन एक बात, और हर जगह एयरफोर्स के जो है वो तारीफें हो रही हैं, हमारी एयरफोर्स, चाइनीज, बिल्कुल पाकिस्तान एयरफोर्स। और दूसरा ये है कि जी चाइनीज टेक्नोलॉजी का, तो ये वो सारी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि मलिक साहब मुझे बताया कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, चाइनीज टेक्नोलॉजी, JET-NC, आप रूस का जो जदीद तरीन जो उसका सिस्टम है, रडार सिस्टम, उसको हिट करते हैं, वो जाम हो जाता है। फिर आपका जो JET-NC है वो राफेल को नीचे गिराता है। यार तो मुझे बताएं कि अब तो चाइनीज टेक्नोलॉजी के ये इंटरनेशनल जो अखबार है वो लिख रहे हैं, बैनुल-अक़वामी जरीदे ये लिख रहे हैं, हिंदुस्तान का मीडिया अब इस पर आवाज़ उठा रहा है। आज सुबह मैं देख रहा था कि BBC का एक जो दिल्ली से रिपोर्टर है वो बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो हिंदुस्तानी मीडिया है उसने हमारी नाक कटवा दी। ये BBC का रिपोर्टर कह रहा था दिल्ली में बैठकर, नाक कटवा दी। उसने कहा जी कि यहाँ पर ये कहा गया जी कि पता नहीं पाकिस्तान के जो चीफ आर्मी स्टाफ है उन्हें जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है, शहबाज शरीफ साहब को
उसको उनको बम मारकर पता नहीं क्या कर दिया गया है। इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, रावलपिंडी पर कब्जा हो गया, लाहौर पर हम जो है वो कर रहे हैं, नाश्ता करेंगे। और फिर ये कहा गया, उस बीबीसी का रिपोर्टर ये कहता है, ये भी कहा गया कि कराची की बंदरगाह तबाह हो गई है, उस बंदरगाह को लाहौर भी लेकर के। ये सारा सिलसिला था जिसकी वजह से आप जिस दबाव का जिक्र कर रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे कि जो ये सारा कुछ हुआ है, जाहिर बात है पाकिस्तान ने विक्ट्री ली, सारी कौम इकट्ठी हुई, पीटीआई का सोशल मीडिया भी साथ तारीफ की गई सोशल मीडिया की, और हर तरफ ये कहा गया जनरल साहब की तरफ से। एक चीज आपने नोट की जी कि दूसरे दिन से नून लीग का जो एक मतलब स्पेशल जो लोग हैं ना, वो अब दोबारा शुरू हो गए हैं, शिकायतें लगा रहे हैं। मैं बताता हूं और उनका ये है कि यार ये कहीं एस्टेब्लिशमेंट नरम ना हो जाए पीटीआई। मैं आपको बताता हूं, और पीटीआई को बताएं कि ये असल चीज है, जो मसला जो आप कहते थे ना कि नवाज शरीफ साहब बोलते नहीं है, ये उनका भी इशू ये था कि अगर यार ये इंडिया की तरफ मामला चला गया तो पीटीआई का कला कमा कौन करेगा। अब ये जो बाजार ये लग रहा है, जो मैं अब फॉलो कर रहा हूँ कि पीटीआई के जो लोग हैं, जो ये बात हुई है ना, तो इससे लग रहा है कि कहीं एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के फासले कम ना हो, तो ये नून लीग को परेशानी लग गई। मैं आपको बताता हूँ, पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के फासले कम हो चुके हैं। इमरान खान साहब का वो ट्वीट जो उन्होंने, जिस वक्त वो ट्वीट उनके इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से हुआ था, उस वक्त कोई बात नहीं कर रहा था। आपने वो ट्वीट पढ़ा होगा जब उन्होंने मोदी को ललकारा, हिंद को ललकारा और ये कहा कि आप ये ना समझना कि हम इख्तलाफात का शिकार हैं। मुझे डाउट है कि अभी बहुत कुछ है, बहुत नहीं, वो तो बात आपकी तलखियां बहुत है, लेकिन आज सोहेल वराज साहब ने भी कॉलम लिखा ना कि जब वो लिखते हैं कि मकबूलियत से कबूलियत का सफर शुरू हो चुका है, उन्होंने अपने कॉलम में ये लिखा। और उन्होंने ये भी लिखा कि सोशल मीडिया जो पाकिस्तान, आज सोहेल वराज जैसा बंदा जब ये लिखता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं पता चलता है। उन्होंने लिखा कि जो सोशल मीडिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने कीबोर्ड वॉरियर जो है वो जंगजू का किरदार अदा किया और पाकिस्तान का नैरेटिव जो है उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। बिल्कुल, ये जो मीम्स बने और आगे पीछे इंडियन को लग पता गया है कि जो हालात वो बिल्कुल अंडरस्टैंड। एक फर्क तो आप इससे मुझसे आप इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कीबोर्ड वॉरियर हैं उनमें और दीगर जमातों में फर्क यह है कि पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और चीज है, देखिए जी, पाकिस्तान का इमेज हो सकता है बेहतर है कि तलखियां खत्म हो, पोलराइजेशन खत्म हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर नून लीग समझे कि जी इससे हमारे पोलिटिकल मसाइल बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पीटीआई इदारों के करीब आती है तो फिर ये होगा कि क्या होगा। नून लीग का तो मसला ये है कि वो उनका तो ये है कि जी 9 मई के बाद एक सोच तो ये है ना कि ताकि पीटीआई को किसी तरह भी रूम ना मिले किसी खाते में। ये अब देखना है कि किस तरह चीजें जाती हैं। तो मिलेगा, मेरा ख्याल है इसके बीच में बहुत सारे मामलात हुए, थोड़ी मेच्योरिटी होगी तो यही है कि दिखाएंगे और वो कहेंगे कि जी यार अब जो है वो सारे इकट्ठे एक स्पेस लेने के लिए। मैं वो इस पर बाद में कहीं व्लॉग करेंगे, थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, मैं बात नहीं करूंगा अभी। लेकिन मलिक साहब इस तरफ आते हैं कि अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला केस लगा हुआ था जिसमें जस्टिस आशा और जस्टिस अकील अब्बासी ने भी नोट लिखा है, वो इख्तलाफी नोट, यहाँ पर एक और मामला चल पड़ा जी कि वो आईटी उसको रिलीज नहीं कर रहा था, वेबसाइट पर नहीं डाल रहा था, जिस पर जस्टिस आशा मलिक और अकील अब्बासी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा। फिर इख्तलाफी नोट भी सामने आया जिसमें बेंच की तश्कील पर, फिर खासकर मखसूस नशिस्तों वाले, फिर बेंच की तश्कील पर और फिर आतर जज के हवाले से और 5 जजों के हवाले से सवाल उठाए गए। और अब इस केस की समाअत हो रही है जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी बेंच। फिर उन्होंने एक बात जो सबसे अहम नुकता है, उन्होंने कहा, जैसे आशा मलिक जैसे अकील अब्बासी ने यह कहा कि हम ये कहा जा रहा है यानी बेंच के सरबराह की तरफ से कि हमारी राय जो है वो काउंट की जाएगी, हम भी इससे इख्तलाफ करते हैं। देखिए जी, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है राय साहब, अगर एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के फासले कम होते हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, तो अदालतें भी मेरा ख्याल है कि चीज़ें चेंज होंगी, हर लिहाज से चेंज होंगी। 9 मई के बाद अगर अदालतों से दुश्वारी हुई, मसाइल पहले तो पीटीआई को मिलती थी ना चीज़ें रिलीज, वजह तो यही है। और मामलात अगर अब बाज़ाहिर ये लग रहा है कि अदालतों से रिलीफ चांसेस बहुत कम है पीटीआई, अनटिल अनलेस उनके मामला ठीक नहीं होते। अब रिजर्व सीट का जहाँ तक मामला है, रिजर्व सीट का केस इस वजह से मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है कि 27वीं तरमीम की खबरें शुरू रास्ता जब हम कहते थे ना कि पहली दफ़ा मखसूस नशिस्तों के केस में कि जी ये 26वीं तरमीम आ रही है, काजी फैस एक्सटेंशन की बातें भी होती थी, तो हमें लोग कहते थे कि जी कोई नहीं आ रही, कोई एक्सटेंशन ये नहीं हो रही, कोई तरमीम नहीं है। और फिर तरमीम आई और तरमीम के मकासद भी ऐसे मकासद कि ये जो इंटेंट थी लेजिस्लेशन की वो पूरी हुई और उसी तरह का ही माशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन की।
अब मामला ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस में ये जो सारा कुछ हुआ है एपिसोड, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उस की कदर मंजिलत बड़ी है, क्योंकि जो जिस तरीके से एक ये जो कुछ हो, जी, भारत के साथ जो कुछ मामला, अब क्या इसका अदालतों पे क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। ठीक है, अदालतें हमारी वही बात है ना, कबूलियत और मकबूलियत दोनों चीजें हैं ना। यहाँ एक पब्लिक परसेप्शन है, पावर देखी जाती है, एक पावर भी देखी जाती है और पब्लिक परसेप्शन, विल ऑफ पीपल, विल ऑफ द पीपल और विल ऑफ पावर की क्या विल, तो ये दोनों चीजें बड़ी ज़हन में रखें। अब देखते हैं कि जो मखसूस नशिस्तों के केस में जो 11 रुकनी बेंच है, ये कल जब समाअत करता है तो क्या करता है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि अमीनुद्दीन खान साहब जल्दी में, वो तो चाह रहे हैं कि इसको जल्दी मुकाया जाए, खत्म किया जाए। जो आयशा मलिक साहबा ने नोट और अकील अब्बासी साहब ने लिखा है ना, उसके 2 पैराग्राफ बहुत हैं। उन्होंने एक तो जुडिशल कमीशन पे सवाल उठाया कि जुडिशल कमीशन खुद ही मुद्दई, खुद ही बेंच बना रहा है, खुद ही आर्गू कर रहे हैं। फारूक इनायत सुप्रीम जुडिशल कमीशन में बैठे हैं, चुन चुन के 25 में से उन्होंने बंदे चुने हैं, फिर वो आर्गू कर रहे हैं, फिर वही रेवड़ियां मिलेंगी, मखसूस माले गनीमत बांटा जाएगा नून और पीपल्स पार्टी में। 78 सीटें हैं, ये विल ऑफ द पीपल का तबाही है ना, और फिर वो 78 सीटें ये कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, अच्छा उसके बाद 2/3 होगी 27वीं में भी 65 से 68 साल एज हो जाए, तो अगर सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आपको पता है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, तो ये कई उम्मीदवार बने। नेक्स्ट चीफ जस्टिस है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ही है यार, नाम ना लिया करें। ये है कि मैं लोगों को बता रहा हूं कि जिनको उम्र बढ़ेगी तो वो जरा फिर उस लिस्ट में लगेंगे। हमने कोई बुरी बात तो नहीं किया, हम तनकीद भी करते रहते हैं। नहीं, बात ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस में ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि हमें ये खबरें बाहर में चलती हैं, पहले भी चलती थी तो वो ठीक हुई इस दफ़ा, कि जी जो कुछ थोड़ा बहुत कसर रह गई है ना, डिसेंडिंग जजेस को थोड़ा और इनको करना है साइड पे, तो उसके लिए 27वीं तरमीम के और तरीके उठाए। तो इस वजह से मेरा ख्याल है ये अहम केस है। चले अगला सवाल, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस वाला मामला है, ये भी केस इसी हफ्ते लगा हुआ है। परसों मेरे कल या परसों समाअत है इसकी भी, परसों ही समाअत है इसकी भी। क्या देखते हैं यार वो साथ मतलब साहब, मुझे एक आपकी बात याद आ रही है कि अगर ये स्नैटी वाला मामला अगर उसको जो का तू रखा जाता है, एतराज़ात वगैरह हैं और ये सब कुछ होता है, लेकिन फिर वो 27वीं तरमीम लाई जाएगी, उसके बाद फिर ये मामला हो जाएगा। देखिए, लोग कहते हैं कि डोगर साहब को फिर लाए क्यों, कुछ लोग कहते हैं टेम्परेरी था। मेन इशू देखिए, पीटीआई के जिस दिन मामला ठीक हो जाएंगे ना, यही अदालत सब कुछ हो जाए, खत्म हो जाए। ये हमने देखा ना पनामा में जी, नून लीग को वही अदालतें थी, रिलीफ नहीं मिलती थी, देती थी। जो ही नवाज शरीफ साहब के मामला ठीक हुए तो यही अदालतें, आपको याद है मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि एक मुल्जिम जो है वो हंस रहा होगा पत्नी, हाँ बिल्कुल, वो केस उनके सामने लगा हुआ था, यहाँ से जमानत दे दी। जब उन्होंने कहा था कि गारंटी दें अगर कोई बंदा, कोई अतर मिलाना साहब जी कहा था कि, उसके बाद जब वो चले गए पता गया कि भाई ये तो प्लेटलेट्स तो जनफैद ने गिराए जी। अच्छा, उसके बाद अदालतों को समझ आई कि हम इस्तेमाल हुए हैं। इमरान खान ने सवाल उठाए, आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जी हमारा काम हमने नहीं, आपने भेजा। वो कहते नहीं, आपने भेजा। जो ये मामला पीटीआई के नून लीग के ठीक होते हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब उसी बेंच में थे जिन्होंने एवन फील्ड केस में मरियम नवाज की कुटल, बिल्कुल यही आप देखिएगा कि यही आमिर फारूक पे अटैक किया, पर्सनल अटैक किया पीटीआई नून लीग ने जी, राना शमीम वाले केस। अगर अतर मिनल्ला ना होते ना तो आमिर फारूक साहब को मे भी रिजाइन करना पड़ा। जी, आपको पता है कि उन्होंने किस तरह शिकंजा बनाया, मैंने कवर किया था वो अगर अतर मिनल्ला साहब आगे जाते ना तो एफिडेविट राना शमीम ने यूके किसने लिखवाया जी, ये आगे तक जाते ना, ये नून लीग वाले करते हैं बातें। वो जो एक खबर भी छपी थी जी, जंग में वो किसने वहां यूके में बनवाया था, ये सारा आमिर फारूक साहब के खिलाफ मार, ठीक है। तो वही जब मामला ठीक हुई है तो आमिर फारूक साहब उनके फेवरेट और पीटीआई के मतलब पीटीआई उनके खिलाफ सुप्रीम जज। तो ये देखे ना, अदालतें इसकी साथ ही चलती है। नेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीली आएगी तो अदालतों के मूड में भी तब्दीली। अमीनुद्दीन खान साहब को आप वही आप जो है वो अभी खैर आप तो तारीफ करते हैं उनकी और मजीद मैं बिल्कुल तारीफ करता हूं उनकी और मजीद करूंगा। अगर कोई जुमला कर कहना चाहते हैं तो फिर देखिए, अब मेरा ख्याल है कि ये जो सूरत हाल बनी है ना, इसके बाद कल जजेस का मूड देखना है कि क्या इससे जो है वो जो सूरत हाल है,
जो इसके बाद नेशनल पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट तो पड़ा है, अदालतों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कल आप मकसूद हिस्सों के केस में वो देखिए। बहुत शुक्रिया असनाद बलोच साहब, आपने बड़ा तसल्ली बख्श तमाम सवालात के जवाब दिए। बीच में हम थोड़ा सा वो हंसते भी रहे क्योंकि कुछ मामलात ऐसे थे। मुझे और असनाद बलोच साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।